हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रश्न बैंक 2023 की अपनी एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज में आज मैं आपके सामने चैप्टर 3 लेकर आया हूं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपके सामने इस प्रश्न बैंक के 2 चैप्टर का संपूर्ण हल हो चुका है, जिसमें स्मरणीय बिंदु आपको साथ समझाए जाते हैं। उसके बाद स्मरणीय बिंदु के साथ साथ फिर एक अंक के जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। उसके बाद फिर जो विश्लेषणात्मक या लघुत्तरी प्रश्न होते हैं उनको भी आपके साथ हल किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस इकाई से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस इकाई से एक एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे बच्चों। 2 अंक का कोई इसमें नहीं आएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक से नहीं आएंगे। इस तरह से जो टोटल प्रश्न हैं वो 5 अंक के आएंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मरणीय बिंदु के बारे में देख लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इसमें तो जो है वो तो हम आपको उससे पढ़ते ही हैं, और इसमें जो मुझे और अधिक ऐड करने का लगता है कि बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, तो उसमें हम आपको ऐड करा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आप अपनी कॉपी पेन विषय रखिए साथ में और रखते हैं। महाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत महाकाव्य में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है, जिसमें वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। प्यारे बच्चों, जब महाभारत में प्रारंभिक श्लोकों की संख्या 10 लाख थी, तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। फिर इसमें और कथा उपकथानकों को जोड़ा गया तो इनकी श्लोकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गई, और 1 लाख होने के बाद इसका नाम जो पहले जय संहिता था, उसके बाद इसका नाम महाभारत हो गया। महाभारत बच्चों एक परिवार के बीच का युद्ध का वर्णन है, मुख्य रूप से इसमें कौरव और पांडवों की। इस लड़ाई का मुख्य आधार सत्ता और भूमि रहा है। इस महाभारत के लेखक के विषय में ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में इसको भाट सारथियों द्वारा इसका इकट्ठा करके गायन किया जाता था, जिसमें इसको लिपिबद्ध किया गया, और इसके लिपिबद्ध करने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगा। वेद व्यास जी इसके फिर लेखक के रूप में जाने गए। महाभारत ग्रंथ की रचना लगभग 1 वर्षों तक चलती रही, 500 ईसा पूर्व से लेकर शुरुआत में। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी लगी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच का युद्ध है, जो आपसे हो चुकी बात। 1900, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकुंथाकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई, जिसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की पांडुलिपियों को संस्कृत सहित एकत्रित किया गया। पांडुलिपि में समान रूप से पाए गए श्लोकों का चयन कर प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले प्रखंड ग्रंथों में किया गया। इस परियोजना को पूर्ण करने में लगभग 47 वर्ष लग गए। तो आपको सबसे पहले प्रश्न ये याद करना है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार करवाया? V.S. सुकुंथाकर ने। कब से शुरू किया है इस परियोजना को? तो ये लिखा है 1919 में। कितने वर्ष लग गए? 47 ईयर, 47 वर्ष लग गए। पितृवंशिकता के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उसके संसाधनों संपत्ति पर अधिकार जमा कर सकते थे। पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होते थे। इस व्यवस्था में स्त्रियों को अलग तरह से देखा जाता था, अर्थात उन्हें पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। जो संपत्ति
परिवार के रूप में मिलती थी वो बच्चों में ही बांटी जाती थी। महिलाओं को संपत्ति का कोई अधिकार बच्चों नहीं मिलता था इसमें। महाभारत के प्रमुख राज परिवार कौरव और पांडव थे। यह दोनों कुरुवंश से संबंधित थे और इनका एक ही जनपद हस्तिनापुर पर शासन था। सत्ता और संघर्ष में पांडव विजयी हुए। पितृवंशिकता का अर्थ है वंश परंपरा जो पिता को पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती थी। पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र। मातृवंशिकता का अर्थ है जो मां से जुड़ी हो परंपरा। संस्कृत गद्य में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। जाति का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। गोत्र या कुल से बाहर का विवाह बहिर्विवाह कहलाता था। अंतर विवाह और बहिर्विवाह। एक समय एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी को बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। प्रश्न आ जाता है बहुपत्नी प्रथा क्या है, तो एक पति की कई पत्नियां। उदाहरण मिलता है महाभारत में, जैसे पांडु की 2 शादियां हुई थी, तो कुंती और माद्री, तो ये बहुपत्नी प्रथा हो गई। एक स्त्री के अनेक पति होने की सामाजिक परिपाटी को बहुपति प्रथा कहते हैं। जैसे कि द्रौपदी के 5 जो पांडु पुत्र थे, 5, वो 5 पति द्रौपदी के थे बच्चों। एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्र में वर्गीकृत करने की व्यवस्था थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र का माना जाता था। ये गोत्र की विशेषता होगी बच्चों। अब आगे देखें, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोत्र के बाहर शादी की जाती थी। धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें प्रारंभ के 4 अच्छे माने गए और दूसरे 4 खराब माने गए हैं। मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक थे। समाज में वर्णित वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। इनके बारे में बच्चों इस चैप्टर का जो वीडियो बनाए थे उसके बारे में उससे हम आपको बता चुके हैं कि इसमें व्यवस्था कैसे, वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, वर्ण से जाति कैसे बनी, इस बारे में पूरा डिटेल में हम आपको समझा चुके हैं। सबों की अंत्येष्टि और मृतकों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। उन वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। अब बच्चों अब एक अंक के हल करेंगे अपन। वीएस सुथांकर कौन थे, तो अपन पढ़ चुके हैं, संस्कृत विद्वान थे वीएस सुथांकर। महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने महत्वाकांक्षी परियोजना कब प्रारंभ की, तो इसके बारे में भी अपन वार्ता कर चुके हैं 1919 में बच्चों। निम्नलिखित भाषाओं में से सामान्य लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। वर्ण कितने प्रकार के हैं, 4 वर्ण होते हैं, चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है बच्चों। मनुस्मृति कब लिखी गई, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लिखी गई बच्चों। जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उनको मिलेच्छ कहा गया बच्चों। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना किसके नेतृत्व में हुई, वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में हुई। वीएस सुखथांकर। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाली परियोजना को कितने लगे, 47 ईयर, 47 वर्ष लगे बच्चों। बहुपति प्रणाली किसमें प्रचलित थी, बहुपति प्रणाली पांडवों में प्रचलित थी। बताया ना, द्रौपदी के 5 पति थे। मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना किसने की, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की। संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, परिवार के लिए। सबों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को क्या कहा जाता था, चांडाल। ने युधिष्ठिर को दूध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, दुर्योधन। दुर्योधन ने दूध क्रीड़ा मतलब जुए के लिए। मनुस्मृति के अनुसार जायदाद
मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में हिस्सेदारी थी किसकी? संतान या पुत्रों की। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 से अधिक। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश गीता। कहानियों का संग्रह में होता है। ये प्रश्न बच्चों यहां दिया नहीं गया है। इसमें महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर कहां पर स्थित है? कुरु जनपद में। कुरु जनपद में स्थित है। और महाभारत रचना किसने की? वेद व्यास ने। वेद व्यास। वैसे तो इसके रचनाकार ऐसा कहते हैं बच्चों के, पहले इसके मूल रचनाकार तो भाट सारथी रहे। वो गायन गाते थे, राजा के साथ युद्ध में जाते थे, वहां से वो वीरतापूर्ण बातों को लाते थे, लोगों के बीच गा गा कर सुनाते थे। इन सारी बातों को लिपिबद्ध किया गया वेदव्यास के नेतृत्व में। इसीलिए इसको एक गतिशील ग्रंथ भी कहते हैं कि लगातार 1000 वर्षों तक इसके बारे में रचना काल इसका चला बच्चों। धर्म सूत्रों की रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसी में 20 में की गई। सत्य सत्य पूछ रहे हैं तो ये सत्य है बच्चों। महाभारत का समालोचना संस्करण तैयार करने में 46 वर्ष लगे। बिल्कुल नहीं, 47 वर्ष लगे। गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि नाम पर होता है। ये सत्य है बच्चों। धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। असत्य, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है बच्चों। मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर अधिकार होता है? नहीं। महिलाओं का पुत्री का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। सत्य है बच्चों। एक ही गोत्र और जाति में विवाह करने वाला बहिर्विवाह कहलाता है। एक ही गोत्र और जाति में विवाह करने वाला अंतर्विवाह कहलाता है। ये भी असत्य है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जाति है। सत्य है। कुंती दुर्योधन की मां थी। असत्य है। दुर्योधन की मां का नाम था गांधारी। कुंती पांडवों की मां थी। घटोत्कच भीम का पुत्र था। ये बच्चों सत्य है। अब आए सही जोड़ियां मिलाएं। महाभारत वेद व्यास 1, भगवत गीता के बारे में महाभारत का उपदेशात्मक अंश 2, मतंग कौन थे? बोधिसत्व जिन्होंने चांडाल के रूप में जन्म लिया। 3, वर्ण व्यवस्था, मनुष्य का विभाजन, श्रम विभाजन भी कह सकते हैं इसको। 4, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक। ये हो जाएगा 5वां। बच्चों आश्रम है 4। नंबर 1 है ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। और इनकी प्रत्येक की एज है, जो काल है वो 25-25 साल है। इस तरह से 25 गुणा 4 यानी मनुष्य की आयु 100 वर्ष माना गया। तो 4 भागों में इनको बांटा गया। कर, ठीक है ना। कर 5वां है। राजा की सेवा के बदले कीमत, ये 6वां आ जाएगा बच्चों इसमें। अष्टाध्यायी बहुत अच्छी इंपोर्टेंट है। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, पाणिनि की है बच्चों। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, ये भी आपको याद करना है। इस तरह से बच्चों आपके 8 हो गए। अब एक शब्द में उत्तर है। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? यानी इसमें पितृवंशिकता में पिता के नाम पर संतानों का वंश चलता है, या पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता है, संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता है। इस व्यवस्था को कहते हैं पितृवंशिकता। अंतर्विवाह क्या होता है? एक ही जाति समूह एक ही स्थान पर रहने वाला जो विवाह होता है उसको अंतर्विवाह कहते हैं। जाति के बाहर विवाह होता है, इसको बहिर्विवाह कहते हैं। पुराणों की संख्या 18,
वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? श्रम पर। कुंती कौन थी? पांडवों की मां, जो आपसे पहले बता चुका हूं। धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 बताई गई। 16 संस्कार होते हैं बच्चों। 4 आश्रम होते हैं, है ना, गृहस्थ आश्रम से, सॉरी, ब्रह्मचर्य आश्रम से लेके अभी मैंने बताया था संन्यास आश्रम तक। महाभारत किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। ठीक बच्चों, संस्कृत में महाभारत लिखी गई। पिटक कितने हैं? 3 प्रकार के पिटक हैं। 3 पिटक कितने हैं? 3। त्रिपिटक जिनको बोलते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनका बौद्ध धर्म से संबंध है। ये लिख लेंगे आप। पिटकों की संख्या 3 है और इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों कथा किससे संबंध संकलित है? जातक कथाएं बच्चों। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। अब ये लघु उत्तरी प्रश्न है बच्चों आपके सामने। इसके भी हल हम लेकर आए हैं। तो यहां पर इसके ये हल है प्रश्न बैंक चैप्टर 3। इसमें जो पहला प्रश्न है बच्चों, रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी? वर्णन कीजिए। तो रेशम के जो बुनकर हैं इनकी जानकारी बच्चों, मध्य प्रदेश में एक दशपुर स्थान है जो आजकल वर्तमान में मंदसौर के नाम से जाना जाता है। मंदसौर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में, है ना, इन बुनकरों की जानकारी प्राप्त मिलती है। ये बुनकर लाट यानी गुजरात से आए हैं। रेशम बुनकर की जानकारी 5वीं शताब्दी में दशपुर यानी मंदसौर से अभिलेख से मिलती है, जो लाट गुजरात से आए थे। अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है। कैसे? जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है ये अभिलेख। दूसरा, पितृवंशिकता तथा मातृवंशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, आईएमपी कर लो इसको, और बहुत सरल है, आप यही याद कर सकते हैं, लिख लो आप। पितृवंशिकता करते हैं वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र से चलती है। पिता के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा। संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में ही होगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था को हम पितृवांशिकता कहते हैं। मातृवांशिकता वह होती है जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है, वो मातृवांशिकता कहलाता है। बहुविवाह तथा बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर है? ये भी बहुत सरल है। बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह, जिसमें प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति होते हैं तो वो बहुविवाह हो जाता है, बहुपति सॉरी। और जिसकी एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं तो वो बहुपत्नी हो जाता है। बहुत सरल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने का इसमें काम करना है कि सातवाहन शासकों के अंतर्गत माताएं किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती थी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सातवाहन काल में माताओं के नाम से उनके बच्चों के नाम चलते थे, जैसे गौतमी, सातकर्णी, पुलवामी। तो इस प्रकार से जो नाम थे, तो इससे लगता है कि वहां मातृवांशिकता थी। लेकिन इसमें ऐसी बात तो है, लेकिन इसमें जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, पितृवांशिकता में उत्तराधिकार में पिताओं के बाद उसका बेटे का अधिकार होगा, तो ये व्यवस्था भी यहाँ चल रही थी। पुत्री का अधिकार तो यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। तो हमें यही देखना है इसमें कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से जाना जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवांशिक ही होता था। बस केवल माताओं का नाम लगा है, माताओं की फोटो लग रही है, लेकिन उसमें लड़कियों के लिए, पुत्रियों के लिए कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं थे। इसलिए वहां पर जो उत्तराधिकार का नियम था वो पितृवांशिकता के आधार पर ही चल रहा था। बच्चों, लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणी पद्धति की व्याख्या कीजिए। कैसे गोत्रों में उन्होंने परिवर्तित किया? तो गोत्रों को वर्गीकृत करने की यह पद्धति 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। 1000 ईसा पूर्व के बाद इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे बच्चों। पहला नियम, विवाह के पश्चात स्त्रियों पिता के स्थान पर पति के गोत्र से जानी जाएगी। कौन होगा उसका गोत्र का? उसका पति का गोत्र चलेगा, वो पिता के गोत्र से शादी के बाद नहीं जानी जाएगी। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में वह संबंध नहीं रख सकते हैं।
जैसे आपने ब्राह्मणों में देखा बहुत सारे गोत्र हैं, चौबे हैं, दुबे हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं। क्षत्रियों में आपने जैसे गोत्र देखे हैं, है ना, तोमर हैं, भदौरिया हैं, या आप ऐसे अन्य हर्ष में गोत्र होते हैं। तो कोई मान लो ब्राह्मण में चौबे वंश गोत्र पिता की लड़की है और उसका विवाह दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी किसी में होता है, तो वो लड़की की जैसे ही शादी होगी तो अपने वो पिता का जो मूल गोत्र है चौबे, उससे न जाने जाते हुए जिस वंश में उसकी शादी हुई है उस वंश के गोत्र से जानी जाएगी, है ना। इसका जो पहला नियम है। और दूसरा, सगोत्रियों में बच्चों शादी नहीं होती। जैसे जिसका जो गोत्र है, जैसे ब्राह्मणों से उठा के लो, त्रिवेदी की त्रिवेदी में शादी नहीं होगी, द्विवेदी की द्विवेदी में शादी नहीं होगी। जैसे क्षत्रियों में है ना, कुशवा हैं, या कहते भदौरिया हैं, या तोमर हैं, या अन्य गोत्रों के हैं, उन गोत्रों की सगोत्री शादी नहीं होती। सगोत्री शादी अपने ब्राह्मण हिंदू धर्म में वर्जित है। गोत्र के बाहर शादी होती है तो सगोत्री शादी वर्जित है, गोत्र के बाहर को शादी को मान्यता प्रदान की गई। तो इस प्रकार से दो नियम हो गए कि पति के गोत्र को माना जाएगा पिता के स्थान पर, और नंबर 2, गोत्रों के आपस में विवाह संबंध नहीं होंगे। अब इससे ठीक संबंधित आगे की बात बढ़ के देखो कि महाभारत काल में संपत्ति का अधिकार का मुख्य आधार क्या था। तो महाभारत काल में संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकार हैं। इनको कहते हैं लैंगिक आधार पर होते थे। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाता था, जिसमें बड़े पुत्र का अधिकार ज्यादा माना जाता था। जैसे आपने देखा है उत्तराधिकार का नियम पढ़ा हो आपने, तो राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी माना जाता था। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर इसका उदाहरण है। अगर आप रामचरितमानस काल में जाएं तो वहां देखते हैं कि आप भगवान राम बड़े पुत्र होने के नाते उनको राजा बनाया जा रहा था, लेकिन उनकी जो दूसरी मां थी कैकेयी, उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लिया। तो ये उत्तराधिकार का नियम ये था कि राजा का बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी माना जाता था। इसमें फिर क्या होता था, है ना, स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में मांग नहीं कर सकती थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि मुझे भी अधिकार दिया जाए। अब आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो आरंभिक समाज में आर्थिक जीवन पशुपालन एवं कृषि पर आधारित था बच्चों। पशुपालन एवं कृषि पर आधारित था। पूर्व वैदिक काल में ग्रामीण समाज होने के कारण पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय उनका रहा। ठीक बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य बताए गए, वो कौन कौन से कर्तव्य हैं बच्चों। तो चांडालों के जो कर्तव्य हैं वो नंबर 1, गांव के बाहर रहना होता है उनको। नंबर 2, फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना होता है, और लोहे के बने आभूषण वो पहनते थे। ये चांडालों के कर्तव्य हैं बच्चों, ये आपके सामने लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध के क्या कारण थे। तो कौरव और पांडवों के मध्य के युद्ध के कारण जो थे बच्चों वो क्या था, भूमि और सत्ता, इनको लेकर युद्ध हुआ। ठीक, अब इसमें अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। जाति व्यवस्था के, तो जाति व्यवस्था के 3 दोष बच्चों, सामाजिक प्रगति में बाधक है पहला दोष, अस्पृश्यता को बढ़ावा, और तीसरा आर्थिक प्रगति में बाधक। इन तीनों से आप बच्चों हेडिंगों से आप इस प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। अगला, आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक थी। वैदिक काल में अगर देखेंगे तो वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान प्राप्त था, पुरुषों के भांति उन्हें दर्जा प्राप्त था, उन्हें अपना व्यवसाय चुनने की पूरी आजादी थी, है ना। और इसके अलावा उदाहरण मिलते हैं, अपाला है, विश्वारा है, घोषा है, इस प्रकार की विदुषी और अन्य क्षेत्र में काम करने वाली गार्गी भी इस प्रकार की महिलाएं उसमें मिलती हैं। क्या आरंभिक राज्यों में राजा केवल क्षत्रिय होते थे? क्योंकि बच्चों अगर आपने पढ़ा हो, पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था आपको कि वर्ण व्यवस्था में वर्णों के अनुसार नियम बना दिए गए। ब्राह्मण का काम था पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना। क्षत्रियों का काम था सुरक्षा प्रदान करना, शासन करना।
तो अब प्रश्न के हिसाब से तो क्षत्रिय राजा होना चाहिए, लेकिन इतिहास में ऐसे कई उल्लेख बच्चों मिलते हैं जहां पर अक्षत्रिय राजा भी हमको प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि क्षत्रिय ही राजा रहे हों। ये नियम बच्चों हमें टूटते हुए दिखाई दिए। जैसे वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय हो, राजा केवल क्षत्रिय ही हो या क्षत्रिय हो सकते थे, परंतु ऐसा नहीं था कि प्रारंभिक राज्यों में केवल क्षत्रिय राजा रहे हों। इसका नियम टूटते हुए बताए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे ब्राह्मण साहित्य नीच कुल का मानता है। शुंग और सातवाहन जो ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। और बात करें बच्चों अपन तो अपन और देखेंगे कि गुप्त राजा क्या थे, वैश्य थे, वर्णीय जाति से थे। तो ऐसा निश्चित नहीं था कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा रहा हो। जिसके पास क्षमता थी, शक्ति का आधार था, वो राजा बनता रहा। कुल तथा जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। कुल शब्द का प्रयोग परिवार या बंधु बांधवों के लिए होता है, जबकि जाति का प्रयोग परिवार के बड़े समूह के लिए होता है। अब देखें, आरंभिक समाज में छठी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक पितृवांशिकता व्यवस्था के आदर्श विवाह के नियमों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पितृवांशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति पर उसको पुत्रों को भी समान बंटवारा कर दिया जाता था, परंतु बड़े पुत्र का अधिकार अधिक होता था। आदर्श विवाह क्या होता है, अपने गोत्र के बाहर किया गया हो, जाति में तो हो पर गोत्र के बाहर हो, है ना, ये था। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है कि चांडाल कौन थे। चीनी यात्रियों के अनुसार उनके विषय में क्या लिखा गया। तो हम चांडाल के बारे में आपको पहले बता चुके कि चांडाल कौन थे, है ना। वर्ण व्यवस्था के बाहर वर्ग, अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहते थे। ये चांडाल कौन थे, ये बच्चों यहां पर आप देख लो। वर्ण व्यवस्था के बाहर का वर्ग, अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। ये अपवित्र माने जाते थे। चीन से आए बौद्ध यात्री फासियन स्वेनतांग, कहीं कहीं इनको फायान और वेनसांग कहा गया, ने चांडालों के विषय में निम्नलिखित बातें कही बच्चों। क्या कही? नंबर 1, चांडालों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देना पड़ती थी ताकि अन्य लोग उनको देखने के दोष से बच सकें, और चांडालों को नगर के बाहर ही रहना पड़ता था। ये 2 बच्चे विशेषता बच्चों हो गई। और इसके अलावा इसमें बहुत और भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पर बच्चों वो प्रश्न आप देख के बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीसरी इकाई का भी आपके सामने पूरा वीडियो तैयार हुआ। अगली इकाइयों को लेकर हम आएंगे, तब तक आप इनसे अपने नोट्स बनाइए, पढ़िए, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।